हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 3 साइंस का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये पार्ट 2 है। तो बहुत ही आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और जो साइंस आपका सब्जेक्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको बहुत ही अच्छे से आप सभी को याद करना होगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जितने भी आप सभी को जितने भी वर्ड्स होते हैं बहुत ही सटीक, और मतलब आप कह सकते हो कि साइंस के लैंग्वेज में लिखना होता है। अपने लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना होगा, याद करना होगा, उसके बाद तभी आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, बल किसे कहते हैं। और ये आमतौर पे कभी भी ये प्रश्न कोई भी पूछ लेता है, तो आई थिंक आप सभी को याद भी होगा बल किसे कहते हैं। तो जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा किया गया है, ठीक है। किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर बल, यानी बल को हम F कहते हैं, बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन H, यानी विस्थापन को हम S कहते हैं, तो वस्तु पर किया गया कार्य यानी कार्य को हम W से प्रदर्शित करते होगा। तो सिंपल W बराबर F इंटू S इसका होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन उस पर लगे बल के साथ थीटा कोण बनता है तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू S cos थीटा होता है। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जो कार्य है वो क्या होता है, अदिश राशि है। और कार्य का MKS पद्धति यानी MKS सिस्टम में मात्रक जूल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सबसे पहले तो बल का डिफिनीशन जो क्या होता है कि जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन ला देते हैं तो उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप याद कर सकते हो, या पूरा इस तरीके से दिया है, आप इसको भी याद कर सकते हो। W बराबर F इंटू S होता है। और उसके बाद देखिए, ये महत्वपूर्ण लाइन दिया है कि कार्य अदिश राशि है और कार्य का जो MKS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है कार्य का, वो जूल होता है। अब देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा का जो डिफिनीशन होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने उस दिन कार्य और ऊर्जा में संबंध भी देखा था, क्योंकि जो कार्य और ऊर्जा दोनों एक से बहुत ही मतलब कि उनका, क्योंकि आप कोई भी वर्क तभी करेंगे जब आपके पास ऊर्जा रहेगा। तो यहाँ पे ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा के कितने प्रकार, यानी इसका डिफिनीशन और इसके कितने पार्ट्स है, ये हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी भी कार्य करने की जो कुछ भी आपकी एबिलिटी रहती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, जो आपका कार्य होता है वो भी अदिश राशि है, जो आपका ऊर्जा है वो भी क्या है, अदिश राशि है। और फ्रेंड्स, इसका MKS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कार्य क्या है, वो अदिश राशि है और कार्य का MKS पद्धति में उसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। उसी प्रकार जो ऊर्जा है ये एक अदिश राशि है और MKS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ऊर्जा का जो डिफिनीशन होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ये लाइन, ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो है यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसका प्रकार पूछा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा की जो परिभाषा होती है कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी बहुत ईजी है और आसानी के साथ आप सभी को डिफिनीशन याद हो जाएगा। यानी जब हम कोई कार्य मैकेनिकल के थ्रू करते हैं
ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो आपका गतिज ऊर्जा होता है और दूसरा जो होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही मतलब शॉर्ट है, आसानी के साथ याद हो जाएगा और कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा जो है वो है गतिज ऊर्जा। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो आपका डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है, यानी गति के कारण, उसमें क्या था कि हमारे यांत्रिक के कारण जो कुछ कोई भी वस्तु कार्य करती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो आपका गतिज ऊर्जा होता है, ये क्या होता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ठीक है, जितनी ऊर्जा उसमें निहित होती है उसमें होती है, अर्थात आप कह सकते हो कि वस्तु में गति के कारण जितनी कार्य करने की क्षमता होती है या फिर निहित होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सिंपल है, वस्तु के गति के कारण जितनी कार्य करने की क्षमता होती है उससे ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, या जो डिफिनीशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। देखिए तीसरा जो है वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए किसी वस्तु में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, यानी उसकी स्थिति के कारण, उसमें क्या था कि गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है। पहले वाले में हमने देखा कि जो यांत्रिक ऊर्जा के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा के कारण जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और इसके पहले हमने गतिज ऊर्जा देखा, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यानी 4 टाइप होता है। और m यानी हम द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से, यानी द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय बल mg ऊर्ध्वाधर, ठीक है, नीचे की ओर लगता है, और पिंड के पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर बल गुणे विस्थापन बराबर mg इंटू आपका h ऊंचाई और बराबर mgh। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप सभी को देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन क्या होती है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, ठीक है, एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, आप किसी भी ऊर्जा के बारे में बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है, या आप कह सकते हो कि स्थिति के कारण जो कोई भी वस्तु कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके पहले हमने गतिज ऊर्जा देखा था, तो उसके गति के कारण जो वस्तु जो कुछ भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा। और इसके पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी देखा था, तो वो यांत्रिक ऊर्जा जो उसमें निहित होती है उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये बस महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और स्थितिज ऊर्जा के जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं, पहला गुरुत्वीय, दूसरा प्रत्यास्थ, और तीसरा स्थिर, और चौथा चुंबकीय। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि कार्य से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए। तो कार्य का जो डिफिनीशन होता है, कार्य का मापन, यानी हम अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि पुस्तक पढ़ना, साइकिल चलाना, खेलना, किसान का हल चलाना, दीवार को धक्का देना, मजदूर का गेहूं की बोरी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, मजदूर का बोझा लेकर एक ही स्थान पर खड़ा रहना। ये जितने भी जैसे कि वर्क, ये सभी क्या होते हैं, वर्क है, कार्य है। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में इन सभी क्रियाओं को यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। परंतु भौतिकी कार्य का एक विशेष अर्थ है। भौतिकी के अनुसार कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम साधारण मतलब हम कह सकते हैं कि हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं, जैसे आप सभी अभी पढ़ रहे हो, तो
आप कहेंगे कि वो अभी काम कर रहा है, तो काम में क्या, तो वो अभी पढ़ रहा है, जैसे वो खेल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कार्य। तो इस तरीके से तो आम बोलचाल भाषा में इस तरीके से बोला जाता है। बट यहाँ अगर हम भौतिकी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ इसका सिंपल जो डिफिनेशन हो जाता है कि कार्य का डिफिनेशन वही माना जाएगा जब कोई, यानी आप कह सकते हो कार्य का होना तभी माना जा सकता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे हम कार्य कहते हैं। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे ही हम कार्य कहते हैं। इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है, यानी कार्य तभी संभव है जब बल रहेगा, और दूसरा होगा कि बल की दिशा में विस्थापन। तो फ्रेंड देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि कार्य की डिफिनेशन क्या होता है, तो कार्य की डिफिनेशन जो होता है, कार्य वह भौतिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे ही हम कार्य कहते हैं। और कार्य करने के लिए जो हमें नीड्स आवश्यक होती है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब देखिए, इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई मजदूर सिर पर बोझा लिए हुए एक स्थान पर खड़ा है तो वो क्या कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी स्थिति पे ही खड़ा है। वो भले, जैसे कि मान लीजिए हमने आप फोन लेकर बैठे हो, ठीक है, और फोन को अगर आप एक ही स्थान पे लेकर चला रहे हो, उसका जो जगह है वो चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई मजदूर है, वो अपने सर पे बोझा लिए खड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भौतिकी के अनुसार क्या माना जाएगा कि वह वर्क नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। इसी प्रकार यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो चूंकि दीवार अपने स्थान से नहीं हटती है, कोई कार्य किया हुआ नहीं माना जाता। पुस्तक पढ़ने में भी जैसे कि यद्यपि मानसिक परिश्रम होता है और भौतिकी के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है। सिंपल हमने देखा कि इसका सिंपल डिफिनेशन यही हो जाता है कि कार्य का भौतिकी के अनुसार यही होता है कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, आप बल लगाकर किसी एक स्थान से, यानी आप उसका जगह चेंज कर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्य कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो आपका उदाहरण है, आप अपने, यानी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एक या दो उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कार्य की माप, यानी किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात आप कह सकते हो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फ्रेंड्स, आप जब ये कार्य का डिफिनेशन लिखना तो ये जरूर लिखना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये एक डिफिनेशन ही होता है, ठीक है, बट आप डिफिनेशन अवश्य लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मापन से क्या अभिप्राय है, ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊर्जा का मापन का अभिप्राय क्या होता है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जस्ट अभी हमने इसके पहले देखा था कि ऊर्जा का अभिप्राय क्या होता है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, ठीक है, यानी जब, क्योंकि अगर हम किसी भी पत्थर को जब फेंकते हैं, जैसे कि ये आपका क्या होता है, ये आपका मान लीजिए खिड़की है, ठीक है, ये आपका खिड़की है और यहाँ पे शीशा है। अब यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, या लड़की भी हो सकती है। तो ये क्या कर रहा है कि या कर रही है, तो ये गेंद खेल रहा है, ठीक है, या बैट बॉल खेल रहा है। तो जब गेंद यहाँ पे वो, क्योंकि वो भी बल लगा रहा है, ठीक है, और जब बल लगा रहा है तो उसमें क्या, इसमें गति आ रहा है, क्योंकि वो अपने जो उसके पास ऊर्जा है वो उसको मतलब बहुत तेज से जब मारेगा तो उस वस्तु में, जो आपका गेंद है क्या है, एक वस्तु है, क्योंकि इसमें क्या है, ऊर्जा है। और जब यहाँ पे जब गेंद आएगा तो जो गेंद है ये क्या करेगी, शीशा को जो होगा वो तोड़ देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फेंका गया पत्थर या गेंद खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, जलते हुए कोयला जल को भाप में बदल सकता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऊर्जा है, यानी उस वस्तु में ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक देखिए, एम के इस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, और ऊर्जा क्या होता है, कौन सा राशि होता है,
वो एक अदिश राशि होती है, और ऊर्जा या फिर कार्य क्या होता है वो भी एक अदिश राशि होता है। और एमके सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, वो जूल होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ऊर्जा यानी एनर्जी के विभिन्न रूप। तो देखिए किसी वस्तु की कार्य करने को कुल क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और कोई भी वर्क कर रही है, तो उसमें कितना वो ऊर्जा लगा रही है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात उस प्रत्येक वस्तु में जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, जो भी उसमें ऊर्जा निहित होती है। जैसे उदाहरण के लिए चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी की सुइयों को चला सकती है, क्योंकि जब उसमें से हम सेल को निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सेल को निकाल देते हैं तो क्या होता है, घड़ी रुक जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी की सुइयों को चला सकती है। उसके बाद देखिए IS पद्धति, ठीक है, SI पद्धति, ठीक है। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है, और जिसे संकेत J द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार ऊर्जा के विभिन्न रूप यथा यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, ऊर्जा के विभिन्न रूप में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि एसआई पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और एमकेएस सिस्टम में भी ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है, ठीक है। और इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्जा के जो ऊर्जा होता है वो यानी आप कह सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से। पहला तो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है, दूसरा जो होता है वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा जो होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा, चौथा जो होता है वो होता है विकिरण ऊर्जा, और पांचवा जो होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा, और छठा जो होता है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा, और सौर ऊर्जा और भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, विकिरण ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, और नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, और सौर ऊर्जा क्या होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बराबर जो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। उसी प्रकार हमने स्थितिज ऊर्जा देखा था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति अथवा आकृति के कारण उसमें ऊर्जा आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे सूत्र PE तथा mgs द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गया यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा सबसे पहले क्या होता है, तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से, यानी केवल और केवल मैकेनिकल, ठीक है, यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो वो ये होता है कि जब किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आपका गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बात करते हैं हम रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी। ये क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा रासायनिक कहलाती है। यानी रासायनिक पदार्थों में जो भी रासायनिक पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं उसमें जब
ऊर्जा उपस्थित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ये जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं, तो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं या फिर कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा जो है अनेक रूपों में परिवर्तित होती है, जैसे कि माचिस पर दिया सलाई को रगड़ा जाता है तो प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता है, वो रासायनिक पदार्थ होता है। जब हम ऐसे माचिस को करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें आग जलता है, और दूसरा क्या होता है, उससे प्रकाश यानी अंधेरा होता है तो उजाला हो जाता है। तो इस तरीके से रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो उजाला या आप कह सकते हो ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप सभी को याद हो गया होगा। और यह ऊर्जा पदार्थों के रासायनिक संगठन के कारण होती है, जैसे कि आपका पटाखा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार वो बना होता है, जब उसको हम फोड़ते हैं तो वो ऊष्मा, आवाज, ये सब कुछ देती है, ठीक है। तीसरा जो है वो है ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा क्या है, हीट एनर्जी। तो यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं में गति के कारण होती है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो आपका ताप ऊर्जा होता है, हीट एनर्जी होता है, जो ये ऊर्जा होता है, जो भी पदार्थ होते हैं उनके अणु के गति के कारण, ठीक है, होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब बीकर में पानी को ढककर गर्म किया जाता है, ठीक है, एक बीकर होता है, उसमें हम पानी लेते हैं और उसको हम ढककर गर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो पानी के अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और जब पानी को जब हम देर तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है तथा ढक्कन ऊपर नीचे उठने लगता है। जैसे कि आपने प्रेशर कुकर भी देखा होगा, अगर उस पर हम जैसे कि पूरा लगा होता है, अगर हम खोलते भी हैं तो वो अगर उसमें सीटी नहीं होता तो वो खुल जाता, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ बना रहे हो ढक के, तो जो प्लेट होता है वो क्या होता है, वो उबलने के कारण हिलने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि पानी उबलने लगता है और जो ढक्कन होता है वो ऊपर नीचे उठने या गिरने लगता है। ऐसा भाप के ताप की ऊर्जा जो होती है, यानी जो भाप होता है वो ताप की ऊर्जा ही तो है, उसी के कारण तो ढक्कन ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ऐसा भाप के ताप की ऊर्जा के कारण होता है। ताप ऊर्जा से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि जेम्स वाट ने इस ऊर्जा का प्रयोग भाप के इंजन के आविष्कार करने में किया था। तो ये तो बहुत इजी है, हीट एनर्जी, जिसको आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, बस डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। यह जो ऊर्जा है पदार्थ के अणुओं के गति के कारण होती है, ठीक है। इसे ही हम ताप ऊर्जा या हीट एनर्जी कहते हैं। आप 1 से 2 एग्जांपल लिख दीजिए कि जब हम पानी को गर्म करते हैं ढककर, तो जो उस पे जो ढक्कन होता है वो ऊपर नीचे उठने लगता है, तो वो क्या होता है कि वो एक भाप होता है जो ताप की ऊर्जा के कारण होता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका प्रकाश, यानी यह ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित यंत्रों से प्राप्त होता है। प्रकाश का अभिज्ञान हमें अपनी आंखों द्वारा होता है, क्योंकि किसी के पास आंख नहीं रहेगा तो उसको प्रकाश कैसे महसूस होगा, कि कहाँ पे प्रकाश, उसके लिए तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम अपनी आंखों द्वारा उसको महसूस करते हैं, या उसके बारे में हमको पता है कि हाँ ये प्रकाश है, इसके माध्यम से उजाला होता है, ठीक है। हमारी आंखें प्रकृति की अद्भुत देन है। आंखों के द्वारा ही हम इस जगत में रंग तथा प्रकाश से उत्पन्न अद्भुत विविधता को देख सकते हैं। आंख कैमरे तथा दूरबीन की तरह ही यह प्रकाशीय उपकरण है। इस अध्याय में हम मनुष्य की आंख की संरचना, उसकी विधि तथा कुछ अन्य प्रकाशीय उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, और इनके अध्ययन में परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और गोलीय दर्पणों तथा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया की जानकारी भी हमें इन प्रकाशीय उपकरणों की कार्यविधि बनाने में सहायक होगी। तो यहाँ पे ये पूरा बताया जा रहा है कि हम नेक्स्ट यानी आने वाले रासायनिक जैसे है आपका फिजिक्स, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी क्या होता है। तो यह ऊर्जा का बहुत कमजोर रूप है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे कमजोर रूप कौन है, तो वो है साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा। जब ध्वनि की तरंगे हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है तो पर्दे में कंपन उत्पन्न होता है। ये तरंगे मस्तिष्क में पहुंचती है,
जिसमें हमें सुनाई देता है, और बादलों में बिजली कड़कने से इमारतों में भी कंपन होने लगता है। ये बिल्कुल सही है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अभी फिलहाल अभी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है और बिजली गिरने से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है और बहुत ये दुखद बात है। ठीक है, तो इसलिए आप भी सेफ रहिए, घर में रहिए। उसके बाद देखिए अगला जो आपका 6 पॉइंट है आपका विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो गति उत्पन्न करती है। इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह हमारे कमरों को गर्म ठंडा कर सकती है, खाना पक सकती है, विद्युत उपकरणों चला सकती है। जब विद्युत ऊर्जा मोटर में प्रवाहित की जाती है तो उसकी धुरी घूमने लगती है। इससे घूर्णन गति का प्रयोग पंखे, जूसर आदि को चलाने में किया जाता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को किसी भी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए 7 है आपका आवेशीय ऊर्जा। ये क्या होता है? तो ये सभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आप सभी लिख लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइज आप लाइक भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? तो इससे भी गति उत्पन्न हो सकती है। जो आपका आवेशीय जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इससे भी गति उत्पन्न हो सकती है। यह लोहे के टुकड़ों को सरलता से अपनी ओर खींच सकती है। ठीक है, यानी जो लोहे के टुकड़े होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, खींच सकती है। एक क्रेन जिसमें शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जहां से भारी लोहा उतार सकती है तथा चढ़ा भी सकती है। टेलीफोन, हेडफोन, बिजली के पंखों में विद्युत मशीनें होती हैं जिनमें चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। आपने टीवी देखा होगा, उसमें भी चुंबक लगा होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो आपका पंखा हो गया। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका टेलीफोन हो गया, हेडफोन हो गया, बिजली के पंखों में विद्युत मशीनें होती है जिनमें आपको चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेडियो की तो उसमें भी लगा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अब देखिए 8वां जो है वो है आपका परमाणु ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के अणुओं में छिपी होती है। ठीक है, अणुओं में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है और कुछ परमाणु बम संपूर्ण विश्व को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो जब युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वो सभी बातें नहीं डिस्कस करेंगे, हम अपने सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे। और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे सिंपल कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के अणुओं में छिपी होती है। ठीक है, जो पदार्थ के अणु होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? छिपी होती है। और अणुओं में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, और कुछ परमाणु बम संपूर्ण विश्व को नष्ट भी कर सकता है। और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो बहुत ही घातक है परमाणु बम। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है? तो सूर्य से हमें ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं। और सूर्य आप सभी को पता है कि जो सौर मंडल होता है सबको सूर्य के माध्यम से ही उनको प्रकाश मिलता है। ठीक है, और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। और आप सभी को पता है कि सूर्य को तारा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे तारे होते हैं। बट आपने देखा होगा कि हमने जब भूगोल पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो सूर्य एक तारा है। तो यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि उसको हम तारा कैसे कह सकते हैं? तारे तो बहुत ही मतलब छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका सूर्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि बहुत जैसे तारे जैसे होते हैं बहुत ऊंचाई पे हैं। लेकिन जो आपका सूर्य होता है वो क्या होता है कि बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए वो क्या है? एक तारा है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देती है। तो ये याद रख लीजिएगा कि सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सूर्य से हमें ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं और यह ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, यानी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो सोलर या बहुत सारी ऐसी बनाई जा रही है कि आप सोलर के माध्यम से सब कुछ अपना वर्क कर सकते हो। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि यह ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, यानी हमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा यह मिला है।
और पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही वो अपना भोजन करते हैं। और आजकल सौर ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। सौर कुकर हमने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, ठीक है। सौर हीटर का प्रयोग खाना पकाने और पानी गर्म करने के लिए किया जा रहा है। सौर सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इनका प्रयोग उपग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आपका था क्या था कि ऊर्जा के विभिन्न रूप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऊर्जा का अपव्यय से क्या तात्पर्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ लेते हो अच्छे से तो 100% तय है कि आपका जो साइंस है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके सीटेट हो, टेट हो या फिर सुपर टेट हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बार बार यही कहती हूँ कि आप सेकंड सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट है एक अलग अलग कॉपी और रफ लीजिएगा, ठीक है। रफ, क्योंकि रफ लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रफ अगर आप कॉपी लेते हो तो बहुत ही रफली लिखते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर सफ रहेगा तो आप बहुत ही सुंदर लिखेंगे। और डीएलएड में यही है कि अगर आप साफ लिखते हैं तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, हमने जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ऊर्जा क्या होता है, ये भी अदिश राशि होती है। एमके सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। एसआई में भी इसका जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु को केवल यांत्रिक कारणों से, आप कह सकते हो कि यांत्रिक कारणों से ऊर्जा उत्पन्न होती है या यांत्रिक कारणों से वो कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाता है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जब कोई किसी वस्तु गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जब स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा के 4 प्रकार होते हैं। कार्य क्या होते हैं, तो सिंपल हमने भौतिक में देखा था कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे ही हम कार्य कहते हैं, ठीक है। और कार्य करने के लिए जो आवश्यक है बल और बल की दिशा में विस्थापन। और उसके बाद हमने देखा था कि जो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और ऊर्जा का मापन से क्या अभिप्राय है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है, तो ऊर्जा हमने अभी डेफिनेशन देखा कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो इसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा देखा था और जिसमें हमने रासायनिक ऊर्जा देखा था, ताप ऊर्जा देखा था, प्रकाश देखा था, ध्वनि ऊर्जा देखा था, विद्युत ऊर्जा देखा था, आवेशीय ऊर्जा देखा था, परमाणु ऊर्जा देखा था और उसके बाद लास्ट हमने सौर ऊर्जा डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंस, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का कमेंट्स था कि कुछ नया लाइए, तो आज कुछ नया लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।